नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 7, संगठित योजना निर्माण, इच्छा को ठोस कार्रवाई में परिवर्तित करना, अमेरिका की तरफ 6वां कदम। आपने सीखा है कि मनुष्य जो कुछ भी बनाता है या प्राप्त करता है उसकी शुरुआत इच्छा के रूप में होती है। यह इच्छा कल्पना की कार्यशाला में पैदा होने से लेकर परिपक्व होने तक की अपनी यात्रा तय करती है। यही इसके संक्रमण की योजना बनाती है और व्यवस्थित होती है। दूसरे अध्याय में धन की आपकी इच्छा को वास्तव में धन में परिवर्तित करने के लिए पहले चरण के रूप में आपको 6 सुनिश्चित व्यवहारिक कार्यों का पालन करने के लिए कहा गया था। इन चरणों में से सुनिश्चित और व्यवहारिक योजना या योजनाओं को बनाना है जिससे यह बदलाव को हो पाएगा। अब इन योजनाओं को व्यवहारिक बनाने के निर्देशों को जानिए जो इस प्रकार हैं। पहला, धन संचय के लिए अपनी योजना या योजनाओं को बनाने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत हो उतने लोगों के साथ खुद को जोड़िए। बाद के एक अध्याय में वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांतों का उपयोग करना, इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य है, इसकी अनदेखी ना करें। दूसरा, अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने से पहले सदस्यों को उनकी मदद के बदले में आप उन्हें जो लाभ पहुंचाएंगे उसे तय कर लें। कोई भी किसी भी लाभ के बिना काम नहीं करेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति बिना पर्याप्त परिश्रम के किसी दूसरे से काम करने के लिए अनुरोध या उम्मीद नहीं करेगा, हालांकि यह पारिश्रमिक पैसे के अलावा किसी और स्वरूप में भी हो सकता है। तीसरा, अपने मास्टरमाइंड के सदस्यों से हफ्ते में कम से कम 2 बार या अगर संभव हो तो उससे भी ज़्यादा बार तक आप मिलें, जब तक आप सब ने मिलकर धन संचय की अपनी योजना या योजनाओं को पुख्ता ना बना लिया हो। चौथा, अपने मास्टरमाइंड के सदस्यों के साथ बेहतरीन सामंजस्य बनाए रखें। यदि आप इस निर्देश को मानने में विफल रहते हैं तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। पूर्ण सामंजस्य के बिना मास्टरमाइंड सिद्धांत काम नहीं कर पाएगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखें। पहला, अब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपकी योजना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपको दूसरे के अनुभव, शिक्षा, मूल्य, क्षमता और कल्पना का लाभ उठाना चाहिए। आपको ऐसा विलुप्त धन अर्जित करने से पहले व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई विधियों के अनुरूप करना चाहिए। दूसरों की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति विपुल धन का अर्जन सुनिश्चित करने लायक पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, मूल्य, क्षमता और ज्ञान नहीं रखता है। धन अर्जित करने में उद्यम को आपको हर योजना अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ मिलकर ही बनानी चाहिए। आप यह तो पूरी तरह या आशंका अपनी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मास्टरमाइंड समूह के सदस्य इन योजनाओं को देखें और उनकी मंजूरी दें। अगर आपके द्वारा अपनाई गई पहली योजना विफल रहती है तो उसके बदले दूसरी योजना को अमल में लाएं। अगर यह भी विफल रहती है तो तीसरी को अमल में लाएं और ऐसा तब तक करते रहें जब तक यह काम ना करने लगे। इसी बिंदु पर अधिकतर लोग विफल हो जाते हैं क्योंकि योजना विफल हो जाने पर उसकी जगह किसी और योजना को अमल में लाने की जगह वे उसी योजना के लिए आड़े रहते हैं। किसी और योजना को अमल में लाने के लिए उसी योजना के लिए अड़े रहते हैं। सबसे बुद्धिमान लोग भी किसी व्यवहारिक और कार्य संभव योजना के अभाव में धन संचय में सफल नहीं रहते हैं या न ही किसी और उद्यम में। बस इस बात को ध्यान में रखें कि जब आपकी योजना विफल हो जाती है तो अस्थायी हार स्थायी विफलता नहीं है। इसका सब यही मतलब है कि आपकी योजनाएं उतनी सही नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, फिर से शुरुआत करें। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने में सफल होने से पहले 10,000 बार विफल हो गए थे। मतलब उनको सफलता का ताज पहनने से पहले 10,000 बार अस्थायी हार का सामना करना पड़ा।
अस्थायी हार का बस एक ही मतलब है, यही जानकारी कि आपको योजना में कुछ गड़बड़ी है। लाखों लोग गरीबी और दरिद्रता में ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि उन्हें धन अर्जित करने की दूसरी ठोस योजना के बारे में पता नहीं है। हेनरी फोर्ड ने बहुत धन कमाया इसलिए नहीं कि उनके पास एक बहुत तेज़ दिमाग था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन योजनाओं का कार्यान्वित किया जो सशक्त साबित हुई। फोर्ड से बेहतर शिक्षा वाले लाखों लोग मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी गरीबी में डूबी हुई है क्योंकि उनके पास धन कमाने की सही योजना नहीं है। आपकी योजनाएं जितनी सशक्त होगी आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। आपके यहाँ बहुत बड़ा कथन लगेगा लेकिन यह सच है। सैमुअल इंशुएल ने 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति गंवा दी थी। इंशुएल का धन उन योजनाओं से आया था जो सशक्त थी। आई कारोबारी मंदी ने श्री इंशुल को अपनी योजनाओं को बदलने पर मजबूर कर दिया और इस परिवर्तन ने से उन्हें अस्थायी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी नई योजनाएं उतनी सशक्त नहीं थी। श्री इंशुल अब एक वृद्ध व्यक्ति हो गए हैं। शायद इसलिए उन्होंने अस्थायी हार की जगह विफलता को स्वीकार कर लिया है। लेकिन अगर उनका अनुभव विफल साबित हुआ तो ऐसा उनके द्वारा योजनाओं को फिर से बनाने के लिए दृढ़ता की कमी के कारण हुआ होगा। कोई भी आदमी कभी खत्म नहीं हो सकता है जब तक वह अपने खुद के मन में हार न मान ले। यह तथ्य अनेक बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसे हार के पहले संकेत पर इस पर विचार करना आसान है। पूरब से पश्चिम तक रेल मार्ग के निर्माण के लिए पूंजी जुटाने के पहले प्रयास में जेम्स जे हिल को अस्थायी हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया। हेनरी फोर्ड की अस्थायी हार से मुलाकात हुई न केवल उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में बल्कि उनके शीर्ष की यात्रा पर बहुत आगे निकल जाने के बाद भी उन्होंने नई योजनाओं को बनाया और अपने वित्तीय जीत की पताका लहराने के लिए आगे बढ़ते रहे। हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अक्सर हम इस जीत पर तक पहुंचने में मिली अस्थायी हारों की अनदेखी करते हुए बस केवल उनकी विजय को ही मान्यता प्रदान करते हैं। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार का सामना किए बिना धन राशि जमा करने की कोई तार्किक उम्मीद नहीं रख सकता है। जब हार होती है तो इसे अपनी योजनाओं में पूरी तरह से सब कुछ बढ़िया ना होने के बाद संकेत रूप से देखें। अपनी योजनाओं को फिर से बनाएं और अपने लक्ष्य की ओर फिर से निकल पड़ें। अगर आप मंजिल से पहले ही हार मान लेते हैं तो आप एक छोड़ देने वाले व्यक्ति हैं। एक छोड़ देने वाला व्यक्ति कभी नहीं जीतता है और एक विजेता कभी नहीं छोड़ता है। इस संदेश को ले और बड़े बड़े अक्षरों में कागज़ पर लिखकर उस जगह चिपकाएं जहां आप उसे सोने से पहले हर रात और काम पर जाने से पहले हर सुबह देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों का चुनाव प्रारंभ करेंगे तो उन लोगों की चुनाव की कोशिश करें जो हार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ लोगों का बेवकूफ़ाना तरीके से मानना है कि सिर्फ पैसा ही पैसा बनाता है। यह सच नहीं है। यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से अपनी इच्छा को धन के समतुल्य में परिवर्तित करना ही वह धन माध्यम है जिससे पैसा बनता है। धन खुद एक अक्रिय तत्व मात्र है। यह चल फिर नहीं सकता है, न सोच सकता है, न ही बात कर सकता है, लेकिन जब इसकी इच्छा रखने वाला मनुष्य इसे पुकारता है तो वह उस पुकार को सुन लेता है। सेवाओं को बचने के लिए योजना निर्माण। इस अध्याय के बचे हुए हिस्से में व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के तरीके और माध्यमों का विवरण दिया गया है। यहाँ दी गई जानकारी बाजार के लिए किसी तरह के व्यक्तिगत सेवाओं को देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए व्यावहारिक मदद करेगा, लेकिन इसका उन लोगों के लिए अनमोल महत्व होगा जो अपने चुने हुए व्यवसाय में नेतृत्व करने की आकांक्षा रखते हैं। बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण योजना निर्माण धन अर्जित करने के लिए डिज़ाइन किए गए किसी कार्य में सफलता के लिए अनिवार्य है। लोग यहाँ पर वे विस्तृत विवरण बता सकते हैं जिनको अपनी व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर धन अर्जित करने की शुरुआत करनी है।
आपको जानकर खुशी होगी कि वस्तुतः सभी वे साल धन अर्जित करने की शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं की परिश्रम या विचारों की बिक्री से हुई। अगर आपके पास संपत्ति ना हो तो विचारों और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा धन के बदले आप और क्या दे सकते हैं। मोटे तौर पर दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोगों को नेतृत्वकर्ताओं के नाम से जाना जाता है और दूसरों को अनुयायियों के तौर पर जाना जाता है। प्रारंभ में ही तय कर लें कि क्या आप एक नेतृत्वकर्ता कहलाना चाहेंगे या बस अनुयायी बनकर रहेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर व्यापक है। इसकी अनुयायी को उतना धन सृजन की आशा नहीं रखनी चाहिए जो कोई नेतृत्वकर्ता कर सकता है। हालांकि बहुत सारे अनुयायी इस तरह के धन की आशा रखने की गलती करते हैं। एक अनुयायी बनने में कोई खराबी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक अनुयायी रहने में कोई उपलब्धि नहीं है। अधिकतर महान नेतृत्वकर्ताओं ने अनुयायी के रूप में शुरुआत की थी। वे महान नेतृत्वकर्ता बन गए क्योंकि वे बुद्धिमान अनुयायी थे। कुछ अपवादों को छोड़कर किसी नेतृत्वकर्ता का बुद्धिमत्तापूर्वक अनुपालन करने वाला व्यक्ति एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं बन सकता है। किसी नेतृत्वकर्ता का सर्वाधिक कुशलता से अनुपालन कर सकने वाला व्यक्ति सबसे तेजी से नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकता है। एक बुद्धिमान अनुयायी के पास अनेक लाभ होते हैं, जिनमें से एक है अपने नेतृत्वकर्ता से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलना। नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं। नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। पहला, खुद के ज्ञान और पेशे के आधार पर अटूट हिम्मत। कोई भी अनुयायी किसी ऐसे नेतृत्वकर्ता के अधीन रहना पसंद नहीं करता है जिसमें आत्मविश्वास और हिम्मत का अभाव हो। कोई भी बुद्धिमान अनुयायी किसी ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व के अधीन लंबे समय तक नहीं रहता है। दूसरा, आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है वह कभी भी दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। आत्मनियंत्रण अपने अनुयायियों के समक्ष एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसका ज़्यादा बुद्धिमान लोगों अनुकरण होंगे। तीसरा, न्याय की सहज वृत्ति। न्याय और निष्पक्षता की भावनाओं के बिना कोई भी नेतृत्वकर्ता ना तो नेतृत्व कर सकता है और ना ही अपने अनुयायियों के बीच निज सम्मान बनाए रख सकता है। चौथा, निर्णय की दृढ़ता। अपने निर्णयों को बार बार बदलने वाला व्यक्ति दिखलाता है कि वह खुद के बारे में सुनिश्चित नहीं है। वह दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व नहीं कर सकता। पांचवा, योजनाओं की सुनिश्चितता। एक सफल नेतृत्वकर्ता को अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए और उसे अपनी योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। बिना किसी व्यवहारिक सुनिश्चित योजना के सिर्फ अंदाज पर आगे बढ़ने वाले नेतृत्वकर्ता की तुलना बिना पतवार वाले नौके से की जा सकती है जिसका आज या कल डूबना तय है। छठवां, जितना भुगतान किया जाए इससे ज़्यादा करने की आदत। नेतृत्वकर्ता होने की एक सज़ा अपने अनुयायियों की ज़रूरत से ज़्यादा करने की इच्छा रखने की अनिवार्यता है। सातवां, एक रुचिकर व्यक्तित्व। नेतृत्व को सम्मान चाहिए होता है। अगर नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व विचार ना हो तो अनुयायी उनका सम्मान नहीं करेगा। आठवां, सहानुभूति और समझ। सफलता नेतृत्व के अपने अनुयायियों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे उन्हें समझना और उनकी समस्याओं को समझाना चाहिए। नौवां, विवरण में निपुणता। सफलता नेतृत्व पद के गुण रहस्यों को विस्तार से जानना चाहिए। 10वां, पूर्ण दायित्व लेने की इच्छा। सफल नेतृत्व को अपने अनुयायियों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी लेने की इच्छा होनी चाहिए। यदि वह इस दायित्व को किसी और पर थोपेगा तो वह नेतृत्वकर्ता नहीं रह पाएगा। यदि उसका कोई अनुयायी कोई गलती करता है और अपने आप कुछ अचम पाता है तो नेतृत्वकर्ता को मानना चाहिए कि यह कमी उसकी है। 11, सहयोग। सफल नेतृत्वकर्ता को सहयोगी प्रयासों के सिद्धांत को समझना और उसे लागू करना चाहिए और उसे
अपने अनुयायियों से भी ऐसा करवाने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व को शक्ति की ज़रूरत होती है और शक्ति को सहयोग की। नेतृत्व के दो रूप होते हैं। पहला और सर्वथा प्रभावी अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ नेतृत्व। दूसरा होता है अनुयायियों के बिना किसी सहमति और बिना सहानुभूति के साथ बलपूर्वक नेतृत्व। इतिहास गवाह है कि बल जो के जोर पर किया गया नेतृत्व कभी भी टिकाऊ नहीं रहा है। तानाशाहों और राजाओं का पतन और उनका गायब हो जाना उल्लेखनीय है। इसका मतलब है कि लोग अनंत काल तक बलपूर्वक नेतृत्व को नहीं स्वीकार करेंगे। दुनियावी नेताओं और अनुयायियों के बीच संबंधों के एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। इस युग में कारोबार और उद्योग में नए नेतृत्वों की और उनके पूर्णतः नए प्राण की ज़रूरत है। बलपूर्वक नेतृत्व की पुरानी विचारधारा के अवलंबी लोगों के नए ब्रांड लागू कर देना चाहिए। इससे बचकर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं है। भविष्य में नियुक्त और कर्मचारी या नेतृत्वकर्ता और अनुयायियों के बीच का संबंध कारोबार के लगभग लाभ के समतुल्य बंटवारे के आधार पर परस्पर सहयोग का होगा। भविष्य में नियुक्त और कर्मचारी के बीच के संबंध अतीत के विपरीत भागीदारी जैसे ज़्यादा होंगे। नेपोलियन जर्मनी के कैंसर, विल्हेम रूप के जार और स्पेन के सम्राट बलपूर्वक नेतृत्व के उदाहरण हैं। उनका समय चला गया। बहुत ज़्यादा प्रयास के बिना ही इन पूर्व नेताओं के प्रोटोटाइप को हम अमेरिकी में कारोबार, वित्तीय और श्रमिक नेताओं में देख सकते हैं। नेतृत्व में असफलता के लिए 10 मुख्य कारण। अब हम नेतृत्व के प्रमुख कमियों पर चर्चा करेंगे जिनके कारण वे असफल हो जाते हैं, क्योंकि क्या ना करें यह जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना क्या करें। पहला, विवरण संगठित करने में अक्षमता। कुशल नेतृत्व में विवरणों को संगठित करने और उस पर महारत हासिल करने की काबिलियत होती है। कोई भी वास्तविक नेतृत्व कभी भी इतना व्यस्त नहीं हो सकता है कि नेतृत्वकर्ता के रूप में जो आवश्यक हो उसे कर ही न पाए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह नेतृत्वकर्ता हो या अनुयायी हो, स्वीकार करता है कि वह इतना व्यस्त रहा कि अपनी योजनाओं में बदलाव करने या किसी आपात स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाया, वह अपनी अक्षमता को अभिव्यक्त कर रहा है। सफल नेतृत्व को अपने पद से संबंधित सभी विवरणों में पारंगत होना चाहिए। बेशक इसका मतलब है कि उसे अपने सक्षम लेफ्टिनेंट को जानकारी हस्तांतरित करने की आदत को अपनानी चाहिए। विनम्रतापूर्वक सेवा प्रदान करने की अनिश्चितता। सही मायनों में महान नेतृत्वकर्ता विनम्रतापूर्वक सेवा प्रदान करते हैं। परिस्थितियों के बनने पर वे कोई भी ऐसा काम विनम्रतापूर्वक करते हैं जिसके लिए वे आवेश दे सकते हैं। सबसे महान सभी का सेवा होगा एक ऐसा सच है जिसका पालन और सम्मान सभी सक्षम नेतृत्वकर्ता करते हैं। तीसरा, जो जानते हैं कि उसके लिए ही भुगतान की इच्छा बजाय इसके कि उनकी जानकारी का काम में उपयोग के आधार पर दुनिया लोगों को जो जानते हैं उसके लिए भुगतान नहीं करती है। उन्हें भुगतान जो वे करते हैं या जो दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं उसके लिए मिलता है। चौथा, अनुयायियों से प्रतिस्पर्धा का डर। जिस नेतृत्वकर्ता को डर रहता